जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया की पहली विकसित सभ्यता जिसे हम कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ ऐसे नगर पाए गए हैं जो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं अद्भुत थे, जो हम आज के मॉडर्न युग में रह रहे हैं। आज की तरीके से यदि मॉडर्न में हम देखें तो एक तरीके से व्यवस्थित नगर है, व्यवस्थित सड़कें हैं, व्यवस्थित नालियां हैं। ये सारी की सारी चीजें भारत में आज से लगभग 4000 साल पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा चुकी है। पूरी दुनिया के जब वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर कोई वैज्ञानिक ये चौंक जाता है कि यार आखिर ये लोग इस प्रकार से इतने विकसित कैसे थे। तो फ्रेंड्स, कल सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को एक चीज मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितनी भी क्लासेस आएंगी उनको देखने के बाद आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठने के काबिल हो सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें, यहां तक कि आप यूपीएससी के एग्जाम में भी इस क्लास को देखने के बाद बैठेंगे तो आप लोगों के यूपीएससी के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और हम फिर आज सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करने वाले हैं। ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं किसकी, कल हम लोग पढ़ चुके थे। कल हम जहां से छोड़कर गए थे आज फिर सफर वहीं से हम चालू करने वाले हैं। देखिए, इतिहास में हम प्राग ऐतिहासिक काल में किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल को। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल में हम किसको पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। और इसकी एक क्लास में पहले ले चुका हूं, यदि आप लोगों ने वो क्लास ना देखी हो तो बेसिक से बेसिक बात भी मैं इसके पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। और ऐतिहासिक में हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जैसे 1857 की क्रांति। अब यदि हम लोगों से क्वेश्चन से पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो हम आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। क्या पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके अलावा कल हम ये भी पढ़ चुके थे, प्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जय हिंद प्रिया जी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो उत्पत्ति है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। और ये कौन लोग हैं? ये विदेशी लोग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता, ये देसी लोगों का मानना है। इसके अलावा कुछ देसी लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति भारत की सोती सभ्यता से हुई। देखिए, हम हड़प्पा के पहले भी भारत में बहुत सारी सभ्यताएं थी जो मैं ताम्र पाषाण काल में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुका हूं। तो आप लोगों ने वो क्लासेस भी ना देखी हो तो तुरंत क्लासेस देखें और अच्छे से अच्छे, चाहे आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस सोल्व कर सकते हैं मेरी क्लासेस देखने के बाद। तो यदि हम बात करते हैं, कल हम ये पढ़ चुके थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास क्या सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। तो मैंने कल आप लोगों को बहुत सारी समानताएं भी बताई थी, बहुत सारी असमानताएं भी बताई थी। आज जो हमारा मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य है, इलानु बलूचिस्तानी सभ्यता को पढ़ना है, इसके बाद भारत की सोती सभ्यता को पढ़ना है। बहुत बढ़िया। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग नेहा जी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास को एक बार इस तरीके से शेयर कर दीजिए कि भारत में हर व्यक्ति के पास ये कंटेंट पहुंचे। देखिए, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। यहां विचारधारा क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का क्या कहना था, वो विसरणवादी सिद्धांत था। और ये सिद्धांत कौन सा है? ये विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। विकासवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि पहले इस ईरानी और बलूचिस्तानी क्षेत्र में कुछ लोगों ने सभ्यता बसाई और उनका धीरे धीरे विकास हुआ और वो लोग भारत के हड़प्पाकालीन क्षेत्रों में आकर एक विकसित सभ्यता का निर्माण कर गए। बिल्कुल, रोयल जी कह रहे हैं मेहनत इतनी करो कि मंजिल के पीछे हम नहीं बल्कि मंजिल हमारे पीछे। बहुत बढ़िया। मोनिका यादव जी जुड़ चुकी है। नमस्ते मोनिका जी। तो ये देखिए, विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप से स्वतः विकसित हुई थी। हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए, इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फेयर सर्विस
तथा रोमिला थापड़। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ये मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से हुआ। तो ये दो नाम आप लोगों को रेफरेंस में याद रखने ही पड़ेंगे, दोनों कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनका मानना है कि ईरानी बलूची संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ है। आगे देखिए, वस्तुतः पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में नाल, कुल्ली, आमरी जैसे स्थलों की खोज हुई है। देखिए, यदि आप लोगों ने मेरी ताम्र पाषाण काल की क्लासेस देखी है तो उसमें मैंने आप लोगों को नाल संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, आमरी संस्कृति के बारे में पढ़ाया है। और ये चीजें ये कह रहे हैं लोग कि देखो ये जो संस्कृति थी, इसी संस्कृति से किसका विकास होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। शिवानी मारन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए, यहाँ हड़प्पा के पूर्व ये ग्रामीण स्थल है, नाल, कुल्ली और आमरी ये सभी के सभी कैसे स्थल है? ग्रामीण। इन इतिहासकारों का मानना है कि कोई भी नगरीय सभ्यता अचानक से विकसित नहीं होती, बल्कि ग्रामीण से अर्धनगरीय तथा अर्धनगरीय से नगरीय के रूप में विकसित होती है। देखिए, ये तीनों के तीनों कैसे थे? ये तीनों के तीनों ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। और इतिहासकारों का क्या कहना है? इतिहासकारों का कहना है कि इन्हीं से ग्रामीण सभ्यता से पहले अर्धनगर बने और अर्धनगर से नगर बने और उसी से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। आगे देखिए, हम हड़प्पा के पूर्व के इन ग्रामीण स्थलों में पहले उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। उत्पादन में वृद्धि से कार्य विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टीकरण का मतलब है जब इंसान की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो किसी एक क्षेत्र में अपना दिमाग लगा सकता है। हो सकता है, देखिए, कल से यदि आप लोगों की जॉब लग जाएगी और जॉब लग जाएगी तो आप लोगों के लिए पैसा कमाना इतना मोटिव उद्देश्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप किसी ऐसे विषय को चुनेंगे जिसमें आपकी कार्य रुचि हो। तो हो सकता है लोगों ने कुछ ऐसे, लोगों के पास इतना पैसा, इतना धन, इतना खाने की चीजें थी कि अब उन्होंने चीजों को उस नजरिए से सोचने लगे कि अब मुझे ये काम करना है। अथवा श्रम विभाजन, देखिए लोगों में श्रम विभाजन भी हो गया था, जैसी व्यवस्था का विकास हुआ होगा। कार्य विशिष्टीकरण होने से कार्य करने की दक्षता बड़ी होगी, जिसने पुनः और अधिक उत्पादन मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, जिस व्यक्ति का जिस काम में इंटरेस्ट होता है, जिस काम में रुचि होती है, यदि वो व्यक्ति वही काम करता है तो उस काम को करने की उसकी क्षमता लाख गुना बढ़ जाती है। हो सकता है यदि मुझे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। यदि आपको किसी को चित्रकारी, किसी को पेंटिंग, किसी को सॉन्ग, अगर आप उस चीज में एक्सपर्ट है तो आप वो चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। शैलेंद्र जी गुड इवनिंग। देखिए, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, ये लाजवाब क्लास होने वाली है, अद्भुत क्लास होने वाली है। उत्पादन में वृद्धि से कर जैसी व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्षमता का विकास हुआ होगा। फलस्वरूप धीरे धीरे कुछ ग्रामीण क्षेत्र अर्धनगर में तथा अर्धनगर से नगरों में विकसित हुए होंगे। कालांतर में सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन सभ्यताओं में आपसी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का आदान प्रदान हुआ। देखिए, अब धीरे धीरे इन लोगों का कहना है कि वहां से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के साथ हुआ होगा। आगे देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं सोती सभ्यता। अब हम जानते हैं आखिर ये सोती सभ्यता के बारे में लोग क्या कहते हैं। देखिए, अमलानंद घोष तथा डीपी अग्रवाल, पॉइंट बी नोटेड, दोनों के नाम याद रखना। सोती सभ्यता अर्थात भारत की सोती सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, कौन कहते हैं? अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सोती सभ्यता का विकसित रूप है। सोती सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 में राजस्थान में की गई। पॉइंट बी नोटेड, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा? सोती सभ्यता की खोज
अमलानंद घोष के द्वारा की गई। कब की गई? 1953 में की गई। और ये कहां पर है? राजस्थान। और राजस्थान में भी कहां पर पड़ेगी? बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो आप लोग उत्तर में लगा देना सोती सभ्यता। सोती सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए ये भी कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आगे चलकर इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ है। आगे देखिए, देखिए सोती सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता दोनों से प्राप्त कुछ मृद भांड, मृद भांड बोले तो मिट्टी के बर्तन पर पीपल के पत्ते के चिन्ह, पीपल के पत्ते के चिन्ह, बर्तनों में समानता, रस्सी के प्रमाण जैसे कुछ एक समान साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ग्रामीण सोती सभ्यता से हुआ। ये जो अमलानंद घोष है इनका मुख्य रूप से कहना है कि देखिए सोती सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ समानता है और सोती सभ्यता भी एक ग्रामीण सभ्यता थी, उसी से इस सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे विकास होता है, विकास होता है। आगे देखिए, अब हम निष्कर्ष में हम क्या बोलेंगे? अब हमें निष्कर्ष में हमें पता होना चाहिए कि हम निष्कर्ष हम क्या बोलेंगे। तो सुनिए, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक मौलिक सभ्यता थी जिसके उद्भव एवं विकास का प्रमुख केंद्र व्यापार था। पॉइंट बी नोटेड, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख जो केंद्र था व्यापार था, इसका मुख्य व्यवसाय। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले आपस में जुड़ते गए तथा एक ही प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। कालांतर में इस सभ्यता के मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तथा इस क्रम में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ। तो देखिए किस प्रकार इतिहासकार कितनी आसानी से तीनों के बारे में भी बता दिया और यह भी नहीं बताया कि हम किसे माने। तीनों की चीजें हम लोगों ने देख ली और किसी एक का नाम भी नहीं लिया और हमने निष्कर्ष भी निकाल दिया, हमने निष्कर्ष भी निकाल दिया। बहुत बढ़िया। रोलू चौधरी जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बीकानेर वाले जाट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग देखिए जितने भी जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। सिंधु घाटी सभ्यता के अब हम किसकी बात करते हैं? विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, अफगानिस्तान में केवल 2 क्षेत्र मिलते हैं। एक का नाम है मुंडी गार्क, मुंडी गाक, और दूसरे का नाम है सोरतुरगई। सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में केवल 2 क्षेत्र मिलते हैं, याद रख लेना, मुंडी गाक और सोरतुरगई। पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल मिलते हैं और भारत में कितने मिलते हैं? लगभग 1000। और भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बाबू कहां से मिलते हैं? गुजरात से मिलते हैं, याद रख लेना गुजरात। आगे देखिए, तो ये देखिए पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत में साक्ष्य मिलते हैं, सिंध प्रांत में साक्ष्य मिलते हैं, पंजाब प्रांत में साक्ष्य मिलते हैं। अब हम किसकी बात करें? भारत की यदि हम बात करें तो भारत के किन किन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, यूपी में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, महाराष्ट्र में। सबसे अधिक साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? गुजरात में। सबसे अधिक साक्ष्य भारत में कहीं पे मिलते हैं तो आप लोग टिक लगा के आ जाना गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल। आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम फ्रॉम माय होम। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग तुरंत क्लास को शेयर करिए, आगे जुड़िए। तो देखिए ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाला जो क्षेत्र है ये किस सभ्यता का है? सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार की थी? त्रिभुजाकार आकार की थी। इसमें अभी हम बहुत सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। अब देखिए
जिस प्रकार आज यदि हम भारतीय सभ्यता की बात करें तो भारत में बहुत बड़े बड़े प्रमुख नगर है, जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, पुणे हो गया, राजस्थान में जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं। ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता इस रीजन में भी कुछ बहुत बड़े बड़े शहर विकसित हुए थे। तो उसमें अब हम देखते हैं 7 नगर स्थल ये पाए गए हैं, 7 नगरीय स्थल, अन्य प्रमुख स्थल। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और धुआं धुआं कर देंगे। देखना ये जो 7 नगरीय स्थल कौन कौन से थे इनके नाम सुनिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, धोलावीरा, कालीबंगा, चंद्रहुद्रो, बनवाली। सीधे सीधे हमारे एग्जाम में इन 7 नगर से क्वेश्चंस आते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, धोलावीरा, कालीबंगा, चंद्रहुद्रो, बनवाली। ये सारे के सारे सिंधु सभ्यता के नगर थे, विकसित नगर थे। क्या थे? विकसित नगर। देखिए ये यदि हम बात करें तो ये देखिए, ये आप लोगों को यहाँ पे हड़प्पा दिख रहा होगा, ये इधर मोहनजोदड़ो और यहाँ पे मेहरगढ़, ये कुछ इधर देखिए लोथर, ये प्रमुख शहर है। देखिए ये अच्छे से और भी आप लोगों को देखना है तो देखिए, ये आप लोगों को यहाँ पे हड़प्पा दिखेगा, इधर आप लोगों को मोहनजोदड़ो दिखेगा, फिर ये लोथर दिखेगा। इसके अलावा बात करें हम, ये सुतकोटा दिखेगा, ये मांडा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं। आगे देखते चल दिए और आगे पढ़ते रहेंगे हम। आगे देखिए 7 नगरीय स्थलों की कुछ सामान्य विशेषताएं। देखिए जो 7 के 7 नगर थे, इन 7 के 7 नगर में कुछ कॉमन विशेषताएं थी। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 7 के 7 नगर में क्या कॉमन विशेषताएं थी। इन 7 के 7 नगर में क्या कॉमन विशेषताएं थी? तो देखिए सभी नगर 2 भागों में विभक्त होते हैं। जितने भी नगर है वो 2 भागों में विभक्त होते थे। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा दी जाती थी। पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था, जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, सामान्य जनता रहती थी। इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? ये हो गया पश्चिमी दुर्ग। ये क्या हो गया? पश्चिमी दुर्ग। और ये वाला सिंधु घाटी सभ्यता का इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी दुर्ग। ये क्या हो जाएगा? पूर्वी दुर्ग। इस पश्चिमी दुर्ग में मुख्य रूप से कौन रहते थे? इसमें मुख्य रूप से पुरोहित वर्ग लोग रहते थे, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। और इस पूर्वी दुर्ग में मुख्य रूप से कौन कौन रहते थे? व्यापारी रहते थे, प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। इसके अलावा और कौन रहते थे? सामान्य जनता रहती थी, सामान्य जनता। देखिए आज की तारीख में भी तो ऐसे होता है, जो समाज में सबसे बड़ा वर्ग होता है, सबसे प्रतिष्ठित वर्ग होता है, वो कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर रहता है। क्योंकि यदि और इसे, ताकि इस नीचे वाले क्षेत्र पर आक्रमण हो जाए तो ऊपर वाले क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं शासन को अच्छे से चला सके। और इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था नगर। इसे नगर दुर्ग बोला जाता था। और इसे क्या बोला जाता था? इसे दुर्ग किला बोला जाता था, दुर्ग किला बोला जाता था। इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे समाज के बड़े बड़े पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, तो इनको सेफ्टी के लिए एक 4 दीवारी भी बनाई जाती थी। इनकी सेफ्टी के लिए एक 4 दीवारी बनाई जाती थी, जो कि पक्की ईंटों की बनी होती थी, जो कि पक्की ईंटों की बनी होती थी। और ये जो अंदर की दीवार है ये कच्ची ईंटों की बनी होती थी, ये कच्ची ईंटों की। तो देखिए इस पश्चिमी दुर्ग के लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए एक 4 दीवारी भी होती थी, जो कि पक्की ईंटों की बनी होती थी। और ये जो अंदर वाली दीवार है ये कच्ची ईंटों की बनी होती थी। बल्कि नगर के लोगों के लिए, देखिए ये नगर का क्षेत्र बहुत बड़ा तो था, इस पश्चिमी दुर्ग या दुर्ग किले से ये बड़ा तो था, लेकिन इसके चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं थी। ये 7 नगर की मुख्य रूप से विशेषताएं थी। बहुत बढ़िया, रानी महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुड इवनिंग। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए। अब जो हम लोगों ने आपको बताया है, अब उस चीज को पढ़ते हैं। छोटे दुर्ग
दुर्ग छोटे आकार का था, जबकि नगर अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को जस्ट बताया, पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित था ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज का विशेषाधिकार प्राप्त यहाँ वर्ग सुरक्षित रह सके। तो देखिए इनकी सुरक्षा जरूरी थी क्योंकि यहाँ पे उस समय समाज का प्रतिष्ठित वर्ग था। दुर्ग की चार दीवारी होती थी, ये देखिए दुर्ग की चार दीवारी होती थी, नगर की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। जैसा कि मैंने बताया नगर की क्या नहीं, कोई सुरक्षा नहीं होती थी। चार दीवारी का बाहरी भाग पक्की ईंटों से, बाबू पक्की ईंटों से, जबकि आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था। क्वेश्चंस निकाल लेना, सीधे सीधे एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो चार दीवारी थी उसका जो बाहरी भाग पक्की ईंटों से था, कच्ची ईंटों से, तो पक्की ईंटों से। पक्की ईंट लगाकर आगे बढ़ जाना। आगे देखिए, ये देखिए चित्र देखिए, ये देखिए इसे क्या बोला गया, ये क्या है, ये पश्चिमी टीला है। और ये जो पश्चिमी टीला है इसे दुर्ग टीला या गढ़ी टीला बोला गया। और इसके चारों ओर एक क्या थी, एक सेफ्टी वॉल। जबकि ये नगर था और नगर को पूर्वी टीला कहा गया। और इस नगर में मैंने आप लोगों को बताया गांव के जो व्यापारी है, इसके अलावा यदि हम बात करें जो प्रशासनिक वर्ग है, जो सैनिक है, सब इधर ही रहते थे, इधर ही रहते थे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को सभी लाइक भी करते चलिए। देखिए इसके बावजूद सुनिए, ये तो मैंने सभी में कॉमन बताया, ये सभी में कॉमन था, लेकिन कुछ अपवाद सुनिए। ये अपवाद हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपवाद पहला क्या था, दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साक्ष्य लोथर और सुतकोड़जा से मिलते हैं। पॉइंट भी नोटेड, ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना कि दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साक्ष्य। वैसे तो सभी में क्या था, सभी में केवल पश्चिमी दुर्ग की चार दीवारी होती थी, नगर की कोई रक्षा वाली चीज नहीं होती थी। लेकिन लोथर की हम बात करें और हम किसकी बात करें, सुतकोड़जा की बात करें, तो यहां पर नगर और दुर्ग दोनों की रक्षा दीवारें थी। अर्थात लोथर और सुरकोटदा में पूर्वी टीला तथा पश्चिमी टीला एक ही संयुक्त रक्षा दीवार से घिरे थे। देखिए ये एक तरीके से इधर पश्चिमी टीला हो जाएगा, दुर्ग टीला या गढ़ी टीला, और ये जो पूर्वी टीला जो कि नगर, और ये एक ही ये बाउंड्री वाल से घिरा है। देखिए दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों। और ये हमें कहां से मिलता है ऐसा साक्ष्य, ये हमें मिलता है लोथर से, और कहां से मिलता है, सुरकोटरा से। पॉइंट भी नोटेड, ये दोनों नाम याद रखना कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के किन नगरों के चारों तरफ एक ही दीवार मिलती है, तो लोथर और सुतकोड़ा। उत्तर लगा के आगे बढ़ जाना, उत्तर लगाकर आगे बढ़ जाना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अपवाद सेकेंड, चंद हुदड़ों में दोनों टीलों में किसी प्रकार की कोई रक्षा दीवार या चार दीवारी नहीं थी। अर्थात दुर्ग टीला और नगर क्षेत्र बिना चार दीवारी के थे। ये देखिए चंद हुदड़ों की खासियत क्या थी कि यहाँ पे कोई चार दीवारी नहीं थी, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। ये देखिए ये जो पश्चिमी टीला है ये देखिए, और ये जो पूर्वी टीला है नगर, इसके चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं थी। और ये कहां की बात है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, चंद हुदड़ों की बात है, चंद हुदड़ों। अपवाद 3, धोलावीरा में 3 टीले मिले हैं। सब जगह अभी तक 2 टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला, लेकिन धोलावीरा बाबू धोलावीरा में 3 टीले मिले हैं। पॉइंट भी नोटेड। तीसरे टीले को मध्यमा के नाम से जाना जाता है, यहां पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के मध्य में स्थित था। देखिए ये तो हो जाएगा पश्चिमी टीला, ये हो गया मध्यमा, और ये हो गया पूर्वी टीला। और ये हमें स्ट्रक्चर कहां से मिलता है, धोलावीरा से। ये कहां से मिलता है, धोलावीरा से। देखिए धोलावीरा, लोथर, सुरकोटदा, चंद हुदड़ों और धोलावीरा, इन चारों को स्पेशल याद रख लेना। सबकी कुछ कॉमन विशेषताएं थी, लेकिन इन चारों में कुछ अलग विशेषताएं थी जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता में 3 नगर टीले मिले हैं, तो उत्तर क्या लगाकर आगे बढ़ जाना, धोलावीरा।
किसको आगे लगा के उत्तर बढ़ जाना, धोलावीरा। बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक जिसने क्लास को एक बार शेयर नहीं करा, अगर वास्तव में लग रहा है कि चीजें काम की है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है अद्भुत है और रामबाण है। अब देखते हैं हम हड़प्पा। अब हम एक एक करके सभी नगरों की खासियत देखते हैं कि आखिर किस नगर में क्या बात थी। हड़प्पा की यदि हम बात करते तो खोजकर्ता कौन है हड़प्पा के, दयाराम साहनी। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने किसकी खोज की है, हड़प्पा की खोज की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई है, तो दयाराम साहनी, टिक करना, 1921 में। और इस समय जो भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक कौन थे, तो जॉन मार्शल। याद रखना, कल ही बताकर गया था। अन्य उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स, कौन आ जाएंगे, माधव स्वरूप वत्स। इसके देखिए इन्होंने 1921 में खोज करी यहाँ पर। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने 1923 में यहाँ पे खुदाई की, और व्हीलर ने यहाँ पर 1946 में क्या की है बाबू, खुदाई की है। अवस्थिति की बात करते हैं, तो यदि आप लोगों को आज के हड़प्पा में जाना है, आपको देखना है कि यार ये हड़प्पा वाला रीजन कौन सा है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित। एक एक क्वेश्चन निकालिए यहां से। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किस प्रांत में, पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत, पंजाब राज्य में आप जाओगे तो आपको मोंटगोमरी जिले में जाना पड़ेगा। किस जिले में, मोंटगोमरी जिले में। और किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, और रावी नदी के भी किधर, बाएं तट पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम साहिवाल है। ये जो मोंटगोमरी जिला है, इसका वर्तमान में पाकिस्तान सरकार ने क्या नाम रख दिया है, साहिवाल। बहुत बढ़िया। आगे और देखिए, देखिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये देखिए ये यहां से कौन सी नदी जा रही है, ये सिंधु नदी जा रही है। और इस सिंधु नदी के देखिए आप जब ऐसे जाओगे तो ये आपका बायां हो जाएगा, और ये हड़प्पा यहां पर मिलेगा। ये क्या मिल रहा है, हड़प्पा, सॉरी रावी नदी। इधर ये रावी नदी, ये कौन सी नदी, रावी नदी। तो रावी नदी के किधर मिलेगा, बाईं तरफ, रावी नदी के बाईं तरफ। देखिए कंफ्यूजन मत होना, यहां पर देख लीजिए आप स्पष्ट लिखा है रावी नदी। सिंधु नदी बिल्कुल, वो तो मैं सिंधु नदी बाय मैपिंग में बता रहा हूं, है ना। तो ये देखिए सिंधु नदी के भी किधर मिलेगा, बाएं तरफ, और रावी नदी के भी किधर मिलेगा, बाएं तरफ। आगे देखिए, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। देखिए अभी हम लोगों ने सारे नगरों की विशेषता देखी, तो जो हड़प्पा में पश्चिम में जो दुर्ग टीला बना है उसे क्या नाम दिया गया है, माउंट एबी। और ये किसने दिया है, व्हीलर ने दिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एबी कहां पर है, तो हड़प्पा में है। किसके द्वारा नामांकन किया है, तो व्हीलर के द्वारा किया गया है। हड़प्पा में 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है। देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे ही वैज्ञानिक जाते हैं या खोज करते जाते हैं तो इन्हें बहुत सारी चीजें मिलती है हड़प्पा में। जैसे देखिए आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो इतिहास है एक तरीके से आप इसे पूरी तरीके से सत्य नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, लेकिन जो वैज्ञानिक है, इतिहासकार है, उन्होंने सर्च करा, उन लोगों को लगा ऐसा ही। जैसे आप लोग थोड़ा सा व्यवहारिक समझिए, जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ और इस स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि स्टूडियो कहाँ चला जाए, धरती के अंदर चला जाए, और मान लेते हैं आज से 500 साल बाद जब इस क्षेत्र की क्या हो, खुदाई हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस कांच के, अर्थात ये जो डिजिटल बोर्ड है इसके क्या मिलेंगे, कांच के टुकड़े मिलेंगे। तो जब इतिहासकार इसे खोजेगा तो इतिहासकार क्या कहते हैं कि शायद ये जो व्यक्ति है क्या करते थे, कांच का यूज करते। अब उस इतिहासकार को कौन बताएगा कि बाबा वो कांच का यूज नहीं कर रहा था चेहरा देखने के लिए, वो डिजिटल बोर्ड था पढ़ाने के लिए। अगर ये देखा जाएगा कि एक व्यक्ति कंप्यूटर के साथ, माइक के साथ, कैमरा के साथ, तो ये उस समय जब कोई व्यक्ति इन्हें बाद में देखेगा तो इन्हें हो सकता है कुछ और चीजें समझकर कुछ और लिख दे इतिहास में। तो देखिए हड़प्पा में 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है। यह अन्नागार नदी के निकट था तथा अन्नागार के मुंह
नदी की ओर खुलते थे, जिससे जलमार्ग से अनाज का व्यापार करते थे। बहुत बढ़िया। सर साइंस की क्लास किस टाइम होती है? बिल्कुल देखिए, साइंस की क्लास भी होगी ना, मैं विशाल सर से टाइमिंग का एक बार कंफर्म करके आपको जरूर बताएंगे ना। आगे देखिए, पश्चिमी टीले में मजदूर आवास मिले जिसमें श्रमिक रहते थे। देखिए यहाँ की एक खासियत देखिए कि यहाँ पे पश्चिमी टीले में क्या मिल रहे हैं? मजदूर आवास मिल रहे हैं, जिसमें कौन रहते थे? श्रमिक। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। क्वेश्चन पूछाएगा निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले? तो उत्तर क्या लगा कर आओगे? हड़प्पा से मिले। देखिए वर्तमान में गांव में भी क्या होता है, वर्तमान में गांव में भी कई लोग जो चबूतरे बने होते हैं उन चबूतरों पर बैठते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई पत्ती खेलता है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। गांव का भी अलग ही नजारा होता है। तो ये 18 वृत्ताकार यहाँ चबूतरे मिले हैं। गेहूं एवं जौ के दाने के साक्ष्य, पॉइंट भी नोटेड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से हमें गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से। श्रमिक अनाज कूटने का कार्य करते थे। ये देखिए, अब ये किसने देखा कि श्रमिक अनाज ही कूट रहे हैं? हो सकता है किसी इंसान को कूट रहे हो लेकिन इतिहासकारों ने देखा कि श्रमिक यहाँ पे किसी ने देखा थोड़ी ना मैंने देखा ना तुमने देखा। जब हमारे पास ऐसा कुछ यंत्र बनेगा कि हम इतिहास में उस समय जाकर देखेंगे, तब अलग कुछ हो सकता है। देखिए, एक लड़की की कब्र मिली है जिसे R37 नाम दिया है। पॉइंट भी नोटेड। R37 जो कब्र है वो कहां पर मिली है? तो बाबू हड़प्पा में मिली है। कहां पे मिली है? हड़प्पा में मिली है। आगे देखिए, मातृ देवी की मृण मूर्तियां, यहां से मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिंग पूजन के सबसे अधिक साक्ष्य कहां से मिले? तो हड़प्पा से। देखिए, लिंग का मतलब जो भगवान शिव की पिंडली होती है, किसकी बात हो रही है? ये जो भगवान शिव की जो पिंडली होती है उसका मतलब होता है ना, जो भगवान शिव की जो पिंडली होती है उसे लिंग बोला जाता है। तो लिंग पूजन के सबसे अधिक साक्ष्य कहां पर मिले? हड़प्पा से मिले। जली हुई ईंटों के आवास तथा जल निकासी के प्रमाण मिले। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य की शरीर मूर्ति मिली है। अभिलेख वाली मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है। इस पॉइंट को नोट करना, इस पॉइंट को नोट करना कि सबसे अधिक अभिलेखीय मोहरे कहां से मिली है? तो अभिलेख वाली मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी, देखिए तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली है, यहां से तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली है। आगे देखिए, आगे देखिए, पुजारी की पत्थर की मूर्ति, एक पुजारी बाबा की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, ये देखिए। अब किसने देखा कि वो मछुआरा था या कोई और था? आगे देखते हैं, शंख का बना बेल, शंख का बना बेल भी मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, ये देखिए। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें क्या है? मिली है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन से निकालिए, किस हड़प्पा कालीन स्तर से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए, पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? जल्दी से जल्दी कमेंट से उत्तर छाप दीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, रंगपुर। तुरंत इसका आंसर कमेंट्स में छाप दीजिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। बहुत बढ़िया, रोयल जी का सबसे पहले आया ए। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना हलवा हो गया, सिंपल हो गया। तो हड़प्पा से किसकी मूर्ति मिली है? पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। ये देखिए हड़प्पा। आगे देखते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं? मोहनजोदाड़ो की। किसकी बात करते हैं? मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो मूवी यदि आप लोगों ने देखी होगी तो ये चीजें और भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाली है। देखिए, शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो टिक कर देना और 1 नंबर पक्का कर लेना। खोजकर्ता कौन है? रखलदास बनर्जी। 1922 हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, 1921 में की। मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने की, 1922 में की। अवस्थिति कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ललकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर,
दाएं तट पर स्थित है। फिर क्वेश्चन निकालिए, मोहनजोदड़ो कहां पर मिलेगा? ये भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो ललकाना जिला है, और उस ललकाना जिले में किस नदी के पास? सिंधु नदी के पास। और तट कौन सा? दाएं तट। हड़प्पा बाएं तट पर था और मोहनजोदड़ो दाएं तट पर था, दाएं तट पर था। बहुत बढ़िया। देखिए, अन्य नाम की बात करें तो प्रेतों का टीला इसे बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा बोला जाता है, स्तूप टीला। जैसे वर्तमान में आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, प्रेतों का टीला मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा मोहनजोदड़ो और स्तूप टीला मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, ये देखिए, ये देखते हैं, ये देखिए यहां से कौन सी नदी जा रही है? सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के किधर मिल रहा है? दाएं तरफ। और यहां पे देखिए ये क्या थी? व्यास ने रावी नदी, और रावी नदी के बाएं तरफ क्या मिल रहा था? हड़प्पा। तो इधर हड़प्पा और इधर मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, देखिए मलेरिया के साक्ष्य। अब आप लोग देखिए कि उस समय भी मच्छरों का इतना प्रकोप था कि किसके साक्ष्य मिलते हैं? मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य, सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी कौन सा था? मोहनजोदड़ो। भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग, देखिए सबसे अधिक यहां पर किस प्रजाति के लोग थे? भूमध्य प्रजाति के लोग। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जब पहचान की गई तो यहाँ पे 4 प्रजाति के लोग पाए गए। वो 4 कौन कौन से प्रजाति के लोग थे मैं आगे अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उसमें से भूमध्य प्रजाति के लोग सबसे अधिक कहां पर पाए गए? मोहनजोदड़ो में। कहां पर पाए गए? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। विशाल स्नानागार कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ये देखिए, इसे देखिए, ये एक कांसे की क्या मिली है? एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब हो सकता है ये उस समय एक तरीके से क्या करती हो, ये एक तरीके से अपना फोटो खिंचवाती हो, लेकिन जब ये मिला तो हमने क्या बोल दिया? देखो ये तो नृत्य कर रही है। ये क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए ये क्या मिला है? ये विशाल स्नानागार मिला है। ये क्या मिला है बाबू? ये विशाल स्नानागार। देखिए कितना बड़ा स्नानागार होगा। ये माना जाता है कि स्नानागार इतना बड़ा है कि इसमें पूरे मोहनजोदड़ो के लोग स्नान करने आते होंगे। मतलब उस समय भी लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे। आज आप लोग जो कुएं बावड़े में नहाते हैं, ये उस समय के लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे और पूरे के पूरे मोहनजोदड़ो के लोग नहाते थे। पूरे के पूरे मोहनजोदड़ो के लोग नहाते थे। तो इस स्विमिंग पूल को देख लीजिए, ये देखिए इसमें सीढ़ियां बनी है उतरने के लिए, इधर भी सीढ़ियां बनी है। क्या तो नजारा है बाबू, बहुत ही प्यारा। आगे देखिए, पशुपति महादेव की मुहर मिली है, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर मूर्ति। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये दाढ़ी वाले साधु बाबा की मूर्ति भी मिली है। ये देखिए इधर ये साधु बाबा है जो कि इन्होंने अच्छे से सेविंग वेविंग करा रखी है, अच्छे से इन्होंने देखी, लेकिन ये इन्होंने दाढ़ी सेट करवा रखी है। क्या सेट करवा रखी है इन्होंने? ये दाढ़ी सेट करवा रखी है, लेकिन इनको कहीं भी मूंछ नहीं दिखाई गई है। मतलब ये हो सकता है जैसे आज की तारीख में, आज के दिनांक में हम बात करें तो कोई इधर से कटिंग करवा लेता है, तो कोई इधर से कटवा लेता है, तो कोई ये एक तरीके से दाढ़ी को सेट करवाता है। तो उस समय भी लोग ऐसे दाढ़ी को सेट करवाते थे। देखिए क्या तो नजारा है। तो ये एक दाढ़ी वाले साधु बाबा की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य अर्थात कपास का ज्ञान था। इन लोगों को किसका ज्ञान था? कपास का ज्ञान था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। पॉइंट बी नोटेड, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जैसे आज भारत की जुड़वा राजधानी हम किसकी बात करते हैं? एक दिल्ली और एक हम मुंबई की बात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ये भी उस समय इतने विकसित थे। देखिए देखिए
रानी महेश्वरी जी बोल रही है सर आपकी क्लास का टाइम क्या है? तो हमारी क्लास डेली 7:30 से 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। 1 घंटे की बराबर क्लास लगती है और आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा दिया जाता है। आगे देखिए, देखिए गंडरीवाल पाकिस्तान के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थल। अगर यदि हम बात करें तो ये मोहनजोदड़ो, किसकी बात करें? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। आप बोलोगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखना गंडरीवाल। गंडरीवाल जो कि कहां पर है? ये भी पाकिस्तान में। अभी देखिए हम भारत तक तो आए नहीं है, अभी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो स्थल है वो गंडरीवाल है। दूसरा बड़ा स्थल है जो मोहनजोदड़ो है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, इसके मतलब यहाँ पे फैक्ट्रियां भी हो सकती है उस समय। देखिए ये मोहनजोदड़ो से कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले। यदि आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो की मूवी देखी है तो उसमें देखिए ये एक सींग वाले गेंडे को दर्शाया गया है और उसमें कुछ लिखा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है और अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ये इन लोगों ने क्या लिखा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये बचुआ लोग क्या लिखकर चले गए किसी को कुछ नहीं पता। आगे देखिए, देखिए एक विशाल सभा भवन, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। पुरोहित आवास मिला है। महाविद्यालय के प्रमाण, मतलब उस समय भी मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय के प्रमाण, महास्नानागार के प्रमाण, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। आश्चर्य कहा है, क्या बोला है? देखिए उस समय ये जो स्नानागार इतना बड़ा था कि जॉन मार्शल ने इसे उस समय का सबसे बड़ा क्या बोला है? आश्चर्य। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा या विशाल स्नानागार कहां पे मिलता है? तो कहां पर मिलता है? मोहनजोदड़ो में। और उसे तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने। हर एक घर में कुएं तथा स्नानागार के साक्ष्य मिले। देखिए हर घर में क्या होती थी? कुएं होते थे, बावड़ी होती थी और स्नानागार के साक्ष्य होते हैं। सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य। बहुत बढ़िया। यहां पे सड़कें भी कैसी मिली है? पक्की सड़कें मिली है। सड़कें पक्की मिली है। देखिए ये क्या है? ये आप लोग कुछ समय पहले भी, यदि आज से 20 साल पहले भी चले जाओ तो गांवों में कुछ इस प्रकार से बावड़ियां बनाई जाती थी। जो भी व्यक्ति सिटी में आता था तो सिटी में इस प्रकार से बावड़ियां बनाई जाती थी। देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। बाबू ये भी याद रखना, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत एक तो विशाल स्नानागार था और दूसरी जो विशाल थी उसका नाम है अन्नागार। यदि दोनों ऑप्शन में दे, विशाल स्नानागार भी ऑप्शन में दे और विशाल अन्नागार भी ऑप्शन में दे, तो आप अन्नागार के साथ जाना, क्योंकि जो स्नानागार से भी बहुत बड़ी जो संरचना थी उसका नाम है अन्नागार। क्या नाम है? अन्नागार। चिमनी के साक्ष्य मिले हैं। बताइए चिमनी के साक्ष्य से आप लोगों को कुछ याद आया कि नहीं आया? कि अभी हमारे गांव में जब लाइट नहीं होती थी तो हम घर में केरोसिन का तेल लगा के चिमनी जलाते थे, तो वो चीज भी देखिए। घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में मोहरे प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नोटेड। सबसे अधिक मोहरे कहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सबसे अधिक अभिलेखीय अर्थात लिखा हुआ हड़प्पा से। यहां वर्गाकार तथा सेलखेड़ी से बनी हुई थी। यह मोहरे किसकी बनी है? सेलखेड़ी। पॉइंट भी नोटेड। और कैसी थी? वर्गाकार। 10 मीटर चौड़े राजपथ का साक्ष्य, मतलब यहाँ पे जैसे आज आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो एक तरीके से नेशनल हाईवे मिलते हैं, तो यहां पर भी बड़ा शहर था तो 10 मीटर क्या मिला है? चौड़े राजपथ। राजपथ का साक्ष्य मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे देखिए, क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए, तुरंत उत्तर चिपका दीजिए। आज तो मुझे लगता है सभी को बिल्कुल मजा आने वाला है। ये क्लास के बाद सभी खुश हो जाएंगे कि इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को 1 घंटे की क्लास में मिल गया। इसका उत्तर जल्दी से चिपका दीजिए। बहुत बढ़िया। बी, रोयल निषाद जी का आ रहा है बी, बहुत बढ़िया।
तो यदि हम बात करें तो हम विशाल अन्नागार के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो फिर विशाल अन्नागार के साथ हम जाएंगे। देखिए विशाल अन्नागार। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, बताइए आखिर हमें कहां पर बृहद स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को कितना सिंपल लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से आपको कंटेंट दिया गया है कि अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन हलवा हो गया। इसका उत्तर दीजिए, इसका आंसर चिपका दीजिए। देखिए यदि हम विशाल स्नानागार की बात करते हैं तो ये कहां पर मिलेगा? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही है बताइए। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। बताइए इन चारों में से आप किसके साथ जाना चाहेंगे? किसके साथ जाना चाहेंगे? ये राइट आंसर यदि आप लोगों का निकला तो आप लोग कहीं ना कहीं आप यूपीएससी का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो इस क्लास के बाद। इस क्लास के बाद आप कहीं के भी क्वेश्चन को लेकर आ जाइए, धड़ांग से उत्तर निकाल देंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये कोई बात ही नहीं। गाय उनके लिए पवित्र, ये अभी गाय की तो बात ही नहीं करी, लेकिन मैंने अभी बताया उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। देखिए पशुपति के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। अरे बाबू स्थिर कैसे नहीं होगी, इतनी विकसित सभ्यता है तो स्थिर ही तो थी, तभी तो इतनी विकसित हुई। तो ये भी काट दिया। हम किसके साथ जाएंगे? सी के साथ, हम सी के साथ जाएंगे। कई लोगों का गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए पशुपति वाली बात आ गई, मैं आप लोगों को पशुपति वाली बात मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई। देखिए देखिए ये देखिए पशुपति मोहर महादेव की मूर्ति मुहर मिली है। तो देखिए ये आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, गलती ना करिए। अगला देखते हैं, तो हम इसका उत्तर क्या आएगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम लोथर पर आते हैं। अब हम लोथर की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, लोथर की खोज किसने की? तो खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। 1953 में इन्होंने क्या की? खोज की। अवस्थिति, ये लोथर हमें कहां पर मिलेगा? तो ये गुजरात में खंबात की खाड़ी, ये गढ़ी नहीं है, खंबात की खाड़ी है, खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे। देखिए यदि हम बात करें अपने वर्तमान भारत की, तो ये अपने वर्तमान भारत का फोटो बना दिया मैंने आप लोगों के सामने। अब इसमें से ये जो खाड़ी है इसे हम किसकी खाड़ी बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये नीचे वाली जो हो जाएगी इसका नाम क्या है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो वो क्या बोल रहा है सुनिए, बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि लोथर हमें कहां से मिला है? इस खंबात की खाड़ी के पास हमें यहां से मिला है। और ये क्या है यहीं पे? ये लोथर। और ये लोथर किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। अन्य नाम की बात करें तो इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। क्वेश्चन नोट करना, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया? तो आंख मीच कर क्या टिक कर देना बाबू? लोथर। किसको टिक मार कर आ जाना? लोथर। आगे देखिए, तो ये देखिए ये लोथर मिला हमें, ये कहां पर मिला? अरेबियन सागर या खंबात की खाड़ी में मिला। और ये हम लोग हड़प्पा पढ़ चुके हैं, ये मोहनजोदड़ो पढ़ चुके। देखिए अब यहां से हमें किस किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं अच्छे से समझिए। पूर्वी टीले एवं पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय विभाजन की व्यवस्था नहीं नहीं नहीं। पहले भी मैं आप लोगों को लोथर के बारे में बता चुका हूं कि लोथर में पूर्वी टीले और नगरीय टीले के बीच में कोई भी नगर विभाजन नहीं था। मानव निर्मित बंदरगाह, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी नोटेड। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बंदरगाह कोई सा था तो वो लोथर था। लोथर। बंजारे तथा ज्वार के साक्ष्य, देखिए हड़प्पा से गेहूं तथा जौ के साक्ष्य मिले और लोथर से बाजरे और चावल के साक्ष्य, बाजरे और चावल के साक्ष्य मिले। अग्नि वेदिकाएं मिली है, यहां से क्या मिली है?
अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर हमें शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैं इस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ भविष्य ना करे, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए और आज से जब 500 साल बाद मुझे यहाँ से निकाल ले, तो क्या मार साहब तो यहाँ पे डांस कर रहे थे, इधर से उधर चल रहे थे। अब उन इतिहासकारों को कौन बताएगा कि साहब वो चल नहीं रहे थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे शतरंज का खेल भी मिला है। फारस की एक मोहर भी मिली है, यहाँ पे फारस की एक मोहर भी मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए और क्या मिला है। एक साथ 20 समाधियां मिली है। ये देखिए लोथर में एक साथ 20 समाधियां मिली है, अतः इसलिए मुर्दों का नगर भी कहा गया है। पॉइंट भी नोटेड। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो, मुर्दों का नगर लोथर, टिक करके आगे बढ़ना। युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब युग्म बोले तो जैसे कि आप लोग सती प्रथा के बारे में सुनते हैं कि एक तरीके से जब अपने पति की समाप्त हो जाता है तो स्त्री उसके सम्मान में या उससे इतना प्यार करती है कि उसकी चिता के साथ बैठ जाती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा ही उस समय रहा होगा। सती प्रथा जैसी व्यवस्था के संकेत मिले, लेकिन देखिए मिले, ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि ये एक तरीके से पति पत्नी ही थे, ये बिल्कुल पक्का नहीं कहा जा सकता। और युग्म समाधान के साक्ष्य लोथर से मिले। हाथी दांत का स्केल मिला है, जिसे हम पैमाना बोलते हैं। ये मुख्य रूप से जिन चीजों को भी नापते थे इसी हाथी दांत के पैमाने से नापते थे। आटा पीसने की चक्की, ये देखिए आटा पीसने की चक्की भी मिली है। अब आप लोग ये मत बोलना जो वर्तमान की आटा चक्की है, आप लोगों ने सुना है वो आटा ऐसे पीसा जाता था पहले, तो वो चक्की के साक्ष्य मिले, नहीं तो आप वर्तमान की चक्की की बात करने लगे। मनका बनाने का कारखाना, मनका आप लोगों ने सुना होगा कनक कनक ते 100 गुनी, वो वाली बात है। तो मनका बनाने अर्थात यहां पर स्त्रियों के श्रृंगार के लिए, आभूषण बनाने के लिए, लिपस्टिक बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मिली है। यहाँ पे रंगाई कुंड मिला है, कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य मिले, मतलब उस समय भी कपड़े ये लोग रंगीन चंगीन पहनते थे। देखिए एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के मिस्र की सभ्यता के साथ संबंध थे। पॉइंट भी नोटेड। किस हड़प्पा कालीन स्तर से एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। तो ये जो मम्मी का मॉडल कहां से मिला है, लोथर से। और ये जो मम्मी की विशेषता, ये मुख्य रूप से कहां की सभ्यता की विशेषता थी, मिस्र की सभ्यता। तो हमें पता चलता है कि यार उधर से चीजें इधर आई, उधर से चीजें इधर गई। बहुत बढ़िया। देखिए रोयल जी बोल रहे हैं मन का क्या है। मन का एक तरीके से फैक्ट्री बोल सकते हैं, जहां पे आभूषण वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती है। 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई है, जो फारस के साथ संबंध को दर्शाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 राक्षसों वाली जो मोहर कहां से प्राप्त हुई है, तो लोथर, टिक करके आगे बढ़ना। गोरिल्ला और बारासिंगा के चित्र वाली मोहरें मिली है। देखिए एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी, एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी अंकित है। आप लोगों ने यदि पंचतंत्र की किताब देखी होगी, या आप लोगों ने कक्षा 5वीं 6वीं में एक चालाक लोमड़ी की कहानी पढ़ी होगी, उसमें एक चालाक लोमड़ी रहती है। देखिए ऐसा होता है, उस चालाक लोमड़ी के बारे में मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक कौवा रहता है, तो वो कौवा कहीं ना कहीं से मछली पकड़ कर लेकर आता है, और जब वो मछली पकड़ के लाता है तो वो किसी पेड़ पर बैठ जाता है। तो वहीं से कौन जा रही थी, लोमड़ी जा रही थी। तो उस लोमड़ी ने उस कौवे से क्या बोला कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। अब आप सोचिए कि जैसे ही उस लोमड़ी ने उस कौवे से ये बोला, वो कौवा खुश हो गया और आवाज में बोलने लगा, अच्छा या कुछ भी गुनगुनाने लगा। जैसे ही वो गुनगुनाने लगा, वो मछली नीचे गिर गई और उस लोमड़ी ने उस मछली को खा लिया और वहां से निकल पड़ी। तो ये थी चालाक लोमड़ी की कहानी। ये लोथर से हमें मिले हैं साक्ष्य। देखिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्तर से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। अब आप लोगों से पूछ ले जाए, युगल समाधान मतलब एक साथ 2 लोगों के कहां से मिले, लोथर, कालीबंगा, बनवाली, हड़प्पा। बताइए बताइए जल्दी से। इसका आंसर दीजिए। उत्तर चिपका दीजिए, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है।
इसका आंसर सभी का राइट होना चाहिए। रोयल निषाद जी का ये आ रहा है। इसके अलावा और हम किसी की बात करें तो युगल समाधान के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो लोथर टिक कर आगे बढ़ जाना। ये देखिए लोथर और 1 नंबर पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्तर से प्राप्त बर्तन या जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी है? बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, रंगपुर। इतना डीपली क्वेश्चन भी अब आप लोग आसानी से उत्तर निकाल सकते हो। बताइए, इतना डीपली क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग आसानी से अब निकाल सकते हो। इतना डीपली क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर भी सभी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए पंचतंत्र या चालाक लोमड़ी की कहानी हमें कहां से मिलती है? हड़प्पा से, सॉरी लोथर से। कहां से पता चलती है? लोथर से। ये देखिए लोथर टिक करिए और 1 नंबर पक्का लीजिए। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं धोलावीरा की। अब हम किसकी बात करते हैं? हम धोलावीरा। तो खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता कौन है? जगतपति जोशी। 1967 1967 में इन्होंने किसकी खोज की है? तो धोलावीरा की खोज किसने की? जगतपति ने। विस्तृत खोजकर्ता R.S. बिष्ट, इन्होंने भी बाद में खोज की है 1990 के दशक में। अवस्थिति की हम बात करें तो ये देखिए गुजरात में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में। तो ये देखिए यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सी खाड़ी थी? ये कच्छ की खाड़ी। और इस कच्छ की खाड़ी में क्या मिला है? धोलावीरा। और यहाँ पे खंबात की खाड़ी में क्या मिला था? लोथर। दोनों याद रखना आप लोग अच्छे से। मासर एवं मनहार नदियों के मध्य स्थित, पॉइंट भी नोटेड, मासर एवं मनहार नदियों के बीच में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था? तो टिक क्या करोगे? धोलावीरा। देखिए वर्तमान में धोलावीरा को यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। करंट का बहुत ही मुद्दा था और करंट में क्वेश्चन बार बार यहां से पूछा गया था। काफी क्वेश्चन करंट में यहां से पूछे गए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, पहला हरियाणा का राखीगढ़ी। सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर की हम बात करें तो गनरीवाला है, जो कि कहां पर मिलेगा? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्तर मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में। लेकिन यदि हम बात करें भारत में तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहां पर मिलेगा? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा स्तर भारत की बात करें तो क्या टिक करके आगे बढ़ना? धोलावीरा। तो मैंने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के भी 2 बड़े स्तर बता दिए और भारत में 2 पहले कौन से वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखिए बहुत अच्छे से देखिए, ये अपना प्यारा भारत है और इस प्यारे भारत में ये गुजरात है और इस गुजरात में एक कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा मिला है। क्या मिला है? ये क्या है? ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। और इस कच्छ की खाड़ी में क्या मिला है? धोलावीरा, धोलावीरा। और इधर यहां पे क्या थी? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी में आप लोगों को क्या मिला था? यहां पर बताइए जल्दी से जल्दी, क्या मिला था? लोथर। और ये दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े ही फेमस है। ये देखिए गुजरात में क्या मिला हमें? धोलावीरा। ये देखिए धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड बना है। यहां पे क्या मिला है? पत्थर से बना एक जलकुंड मिला है, जो कि शैल स्थापत्य कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। त्रिस्तरीय नगर योजना। देखिए केवल धोलावीरा में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे एक तरीके से पश्चिमी टीला मिला है, मध्यमा टीला मिला है और पूर्वी टीला। तो एकमात्र नगर है जहां पे त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है। पत्थर पर चमकीला पालिश भी मिला है। यहाँ पे जो पत्थर मिले उन पे चमकीली पालिश मिली है। घोड़े की कलाकृतियां के अवशेष, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घोड़े की कलाकृतियां के अवशेष कहां से मिला, तो धोलावीरा उत्तर लगा देना। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, एक भव्य इमारत स्टेडियम। ये देखिए अब हम लोगों को एक यहाँ पे बहुत बड़ी इमारत मिली है, तो हम लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया?
स्टेडियम। अब पता थोड़ी ना कि वो उस स्टेडियम में खेल खेलते थे या कुछ और करते थे, क्या पता घोड़ा दौड़ाते हैं या क्या करते हैं, वो भगवान जाने। आगे देखिए, देखिए जो धोलावीरा है, इस धोलावीरा को अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छे से इस धोलावीरा को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये धोलावीरा का क्या है, ये धोलावीरा का एक तरीके से क्या है, मध्य शहर। और ये धोलावीरा का नीचे क्या मिला हमें, ये दुर्ग मिला है। और ये धोलावीरा का इधर क्या था, ये निचला से। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी जल निकासी की व्यवस्था की हम बात करें, जल निकासी की व्यवस्था, तो ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर मिलती है हमें, धोलावीरा में। मतलब पानी को इस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता था। ये देखिए, एक नदी इधर से बह रही है और एक नदी इधर से बह रही है, एक इसमें से मासार नदी है और दूसरी मनिहार नदी है। इन दोनों नदियों के बीच में क्या है, ये धोलावीरा पड़ता है। और ये देखिए, ये जो आप लोगों को ये कुंड दिख रहे हैं, ये कुंड आप लोग इनको हल्के में मत लेना। ये इस समय के इन लोगों ने पानी को रोकने के लिए इतने बड़े बड़े कुंड बनाए थे। ये देखिए, पूरे नगर के चारों ओर इन लोगों ने क्या बना रखे थे, ये कुंड बना रखे थे। देखिए, तो आप लोग सोचिए कि लोग कितने ही पानी के महत्व को समझते थे कि पूरे नगर को चारों तरफ से बड़े बड़े कुंडों के माध्यम से यहाँ पे पानी रोकते थे, ताकि इन्हें जब भी गर्मी आए तो ऐसी कोई समस्या नहीं आए जहां पे पानी से दिक्कत हो। आखिर इन लोगों को पानी से दिक्कत हो। बहुत बढ़िया, आगे देखिए क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चला है, उत्तर दीजिए, इसका आंसर चिपकाइए, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन यदि आप लोगों से पहले पूछ लिया जाता तो हो सकता है कई लोगों को दिक्कत आ जाती, लेकिन आज इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि आप लोग खुद खुश हो जाएंगे कि क्या तो कंटेंट मिल गया हमें। बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो हम क्या टिक करेंगे, धोलावीरा। यहाँ पे बहुत ही उत्तम तरीके से जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। ये देखिए धोलावीरा। आगे देखते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, कालीबंगा। अब कालीबंगा को पढ़ते हैं, सुनिए कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा करते काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ हो गया, काले रंग की चूड़ियां। खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। 1953 में इन्होंने इसकी क्या की है, खोज की है। उत्खनन करता कौन है, बीके थापड़। 1960 में बाद में इन्होंने खोज की है। अवस्थिति ये कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित। कालीबंगा खोजकर्ता कौन थे, इसके अलावा वर्तमान में कहां पर मिलेगा, तो आप लोग यदि राजस्थान जाते हैं और राजस्थान में यदि हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे क्या मिलेगा, कालीबंगा। लेकिन वर्तमान में ये जो घग्गर नदी है ये लुप्त हो चुकी है। इसी नदी का नाम है सरस्वती नदी। इसी घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी से। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को भी शेयर कर दीजिए, क्लास को भी शेयर करते रहिए। अब देखते हैं हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले। अब हम देखते हैं हमें यहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे 7 हवन कुंड मिले, कालीबंगा से 7 हवन कुंड मिले। ऊंट की हड्डियां, ये देखिए यहाँ पे हमें ऊंट की हड्डियां मिली है, मतलब ये लोग ऊंट का भी प्रयोग करते थे। ऊंट की हड्डियां मिलने से हमें पता चला। जूते हुए खेत का साक्ष्य, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा टिक कर कर आगे बढ़ जाना। लकड़ी का हल मिला है, मतलब उस समय लकड़ी के हल भी थे। चना तथा सरसों की फसल, देखिए आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं कहां से हमें गेहूं और जौ की फसल मिली है, कहां से हमें बाजरा और चावल की फसल मिली है। अब हमें यहां से चना और सरसों की फसल के साक्ष्य मिले। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें, पक्की ईंटें मिली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन ईंटों पर भी चित्रकारी की गई है। अलंकृत ईंटें ये हमें कहां से मिली है, कालीबंगा से। लकड़ी की पाइप, लकड़ी की पाइप है, ये कोई से लड़की की पाइप मत पढ़ लेना है ना, ये लकड़ी की पाइप है। मेसोपोटामिया की मोहरों के
समरूप बेलनाकार मोहरे, समरूप बेलनाकार मोहरे। देखिए सुनिए, क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा हम लोगों से, मेसोपोटामिया में कैसी मोहरे मिली थी, तो आप लोग क्या टिक कर देते थे, बेलनाकार। मेसोपोटामिया में बेलनाकार, और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार मोहरे, ये कल भी मैं पढ़ा के गया था। तो ये बेलनाकार मोहरे हमें कहां से मिली है, ये कालीबंगा से मिली है। ये कहां से मिली है, कालीबंगा। तो टिक करिए और आगे बढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण स्थान मिलता है कालीबंगा, चंद्रहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनवाली। अब ये जल्दी से जल्दी इसका आंसर चिपका दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका सभी आंसर चिपका दीजिए। इसका आंसर कौन कौन देने वाले हैं आप बताइए। ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, मतलब अलंकरण अर्थात ईंटों पे कुछ ना कुछ लिखा है या कुछ ना कुछ चित्रकारी है, ये कालीबंगा टिक करना और आगे बढ़ जाना। ये देखिए कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है। ये देखिए, आखिर हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले, ये क्वेश्चन वो है जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, और इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है कि सीधी सीधी बातें आप लोगों को मिल जाएं और आप लोगों को इधर से उधर भटकना ना पड़े। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया था। अब इसका उत्तर चिपकाइए, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले, तो आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे, कालीबंगा उत्तर लगाएंगे और सभी आगे बढ़ जाएंगे। कालीबंगा उत्तर लगाकर सभी आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, गुड, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, देखिए अब हम किसकी बात करते हैं, चंद्रहुदड़ो। अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, चंद्रहुदड़ो। देखिए हम हड़प्पा को पढ़ चुके हैं, हम मोहनजोदड़ो को पढ़ चुके हैं, हम लोथल को पढ़ चुके हैं, हम धोलावीरा को पढ़ चुके हैं, हम कालीबंगा को पढ़ चुके हैं। अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, चंद्रहुदड़ो। तो चंद्रहुदड़ो के खोजकर्ता कौन है, एन.जी. मजूमदार। एन.जी. मजूमदार 1931 में इन्होंने इसकी क्या की है, खोज की है। अन्य उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके 1935 में इन्होंने खोज की है। अवस्थिति पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर सिंध प्रांत में। तो देखिए ये जो चंद्रहुदड़ो, ये यहां से मुख्य रूप से स्त्रियों के श्रृंगार की चीजें मिली है। जैसे वर्तमान में स्त्री लिपस्टिक करती है, तो ये जो लिपस्टिक के साक्ष्य चंद्रहुदड़ो से मिले, कंगे के साक्ष्य मिले। तो ये सारे के सारे जो मनका अर्थात यहाँ पे मनका बनाने के कारखाने अर्थात जो आभूषण बनाने के कारखाने थे, ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर मिलेगा, सिंध नदी के तट पर मिलेगा। आगे देखिए, तो देखते हैं हम आगे। देखिए चंद्रहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झाकर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृति के विकास का साक्ष्य मिलता है। पॉइंट बी नोटेड, इसे याद रख लेना सभी के सभी। चंद्रहुदड़ो पूरी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी यहाँ पे झाकर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृति का क्या हुआ था, विकास हुआ था, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए मनके बनाने के कारखाना, मतलब यहाँ पे आभूषण तो बनाएंगे, ये बात सिंपल है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये देखिए पॉइंट भी नोटेड। किस हड़प्पा कालीन स्तर से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले, तो टिक क्या करके आगे बढ़ोगे आप, क्या टिक करके आगे बढ़ोगे, चंद्रहुदड़ो। ये देखिए लिपस्टिक, आज की जो लिपस्टिक है लाली लिपस्टिक, ये लाली लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं। कंगे के साक्ष्य भी मिल रहे हैं यहाँ पर, कंगे के साक्ष्य। एकमात्र ऐसा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, ये देखिए एकमात्र स्थल जहां से हमें वक्राकार ईंटें मिली। तो देखिए कहां से हमें अलंकृत ईंटें मिली है, कहां से हमें वक्राकार ईंटें मिली है, कहां से हमें कच्ची ईंटें मिली है, कहां से हमें पक्की ईंटें मिली है। ये सारी की सारी बातें आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया, गुड। आगे देखते हैं, आगे आइए। 4 पहियों वाली गाड़ी, ये देखिए यहाँ पे 4 पहियों वाली गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रैली और इसके अलावा बस ये सब मिले होंगे। 4 पहियों वाली गाड़ी का मतलब नॉर्मली गाड़ी है ना, लकड़ी वाली। मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन। देखिए
3 घड़ियालों का और 2 मछलियों का अंकन मिला है। यह भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए वर्गाकार मुद्रा, 2 नग्न नारियों का अंकन जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं तथा ध्वजों के बीच में पीपल की पत्तियां निकल रही है। यह भी यहां से याद रखना। मिट्टी के मोर की आकृति का एक बर्तन भी मिला है। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं। देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन देखिए, किस सिंधुकालीन स्तर से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना सिंपल हो गया। आप लोग किसको टिक करेंगे? चंद उद्धड़ों को टिक करेंगे और क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम किसकी बात करते हैं? बनवाली। अब हम किसकी बात करते हैं? बनवाली की बात करते हैं। तो खोजकर्ता कौन थे? R.S. विष्ट। 1974 में इन्होंने किसकी खोज की? बनवाली की। अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में। ये देखिए हरियाणा के हिसार जिले में हमें क्या मिलता है? बनवाली मिलता है। बनवाली में जल निकासी प्रणाली जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी का अभाव। ये देखिए पॉइंट भी नोटेड। आखिर किस हड़प्पाकालीन स्तर से जो जल निकासी के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं? तो कहां से नहीं मिलते हैं बाबू? बनवाली से नहीं मिलते हैं। बनवाली से हमें अच्छे साक्ष्य नहीं मिलते जल निकासी के। देखिए सड़कें ना तो सीधी मिलती है और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती है। देखिए पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें कहां से? बनवाली। तो यहाँ पे सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर नहीं काट रही है। एक मकान में धावन पात्र वाश बेसिन लगा हुआ मिला है। जैसे वर्तमान के घरों में बर्तन धोने के लिए इधर किचन में साइड में एक बेसिन लगा होता है, तो ये साक्ष्य भी हमें कहां से मिलता है? बनवाली से। मिट्टी का बना हल, पॉइंट भी नोटेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा और मिट्टी का बना हल, ये कहां से मिला है बाबू? तो बनवाली। खिलौने के रूप में जौ के दाने के साक्ष्य, यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? जौ के दाने। पक्की मिट्टी से निर्मित मोहरों के साक्ष्य। देखिए यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। किसकी कुल्हाड़ी मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से साक्ष्य हमें कहां पर मिले हैं? ये हमें मिले बनवाली से। बनवाली से। देखिए अब यदि हम इसके बाद बात करें तो कल और एक पार्ट और अपना सिंधु घाटी सभ्यता का आने वाला है। तो पूरी तरीके से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड कल पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को हम कवर कर देंगे। सारी की सारी बेसिक से लेके एडवांस चीजें सब आप लोगों की कवर हो जाएगी। उसके बाद वैसे तो मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिए, लेकिन और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जरूर करेंगे। तो जरूर से जरूर क्लास में कमेंट्स में बताइए क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। इतने शानदार कंटेंट के बाद आप लोग खुश हुए कि नहीं हुए? देखिए मैंने सातों जो प्रमुख नगर थे, सातों के सातों प्रमुख नगरों की आप लोगों को पूरी बातें बता दी, डिटेल से बता दी। कल आप लोगों को जो अन्य नगर थे, जैसे जम्मू कश्मीर में मांडा था, उत्तर प्रदेश में आलमगीर था, इनके बारे में हम बातें करेंगे। और जो भी इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषताएं थी, चाहे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वो पढ़ेंगे और पूरी तरीके से हम सिंधु घाटी सभ्यता को कल खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए टाइम का विशेष ध्यान रखिए, 7:30 से 8:30 तुरंत जुड़ना ना भूले, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम कल फिर इसी टाइम पे। जय हिंद, वंदे मातरम।